नमस्कार मित्रों। आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक शानदार फिल्म थांडेल की स्टोरी बताने जा रहे हैं। इस फिल्म में आपको प्रेम और भावनाओं से भरपूर दृश्य सुनने को मिलेंगे, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनें। साथ ही पॉडकास्ट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सत्या नाम की लड़की से होती है, जो रेलवे स्टेशन पर बहुत उदास बैठी होती है। वह ध्यान इतना भटका होता है कि उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वह बारिश में भीग रही है। तभी उसके पिता वहां आते हैं और उसे घर ले जाते हैं, किंतु सत्या एक शब्द भी नहीं बोलती। कुछ दिनों के बाद सत्या अपने पिता से कहती है कि वे उसके लिए एक दूल्हे की तलाश करें। इस पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसे इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन सत्या अपनी बात पर अड़ी रहती है और शादी के लिए दूल्हा ढूंढने की विनती करती है। कुछ दिनों के बाद लड़के वाले सत्या को देखने आते हैं और सत्या को उनके सामने लाया जाता है। वह लड़का सोचता है कि सत्या मुझे देखते ही शादी से इनकार कर देगी, क्योंकि सत्या बहुत सुंदर थी, लेकिन ऐसा नहीं होता और सत्या अपने पिता को शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देती है, जिससे वह लड़का बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सत्या उसी लड़के को मंदिर में मिलने बुलाती है और उसे बताती है कि वह राजू नाम के लड़के से प्यार करती थी। यह सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और वह कहता है, मुझे पहले ही शक था कि तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की का किसी न किसी के साथ रिलेशन जरूर होगा। जिस पर सत्या जवाब देती है, मैं राजू से प्यार जरूर करती थी, लेकिन विवाह तुमसे ही करूंगी और मेरे इस निर्णय को समझने के लिए तुम्हें मेरे और राजू के प्यार की पूरी कहानी सुननी होगी। ऐसा सुनकर वह लड़का राजी हो जाता है, क्योंकि वह सत्या की मानसिकता को समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद सीन सत्या के अतीत में बदल जाता है और हमें राजू के बारे में बताया जाता है। राजू अपने गांव वालों के साथ 9 महीने तक गुजरात के समुद्री क्षेत्र में काम करने जाता है। वहां पर उसका काम मछली पकड़ना होता है। तभी बताया जाता है कि समुद्र में अधिक दूर तक जाने पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, जिसके कारण अधिकांश लोग अपने परिवार से कांटेक्ट करने के लिए नेटवर्क मिलने का इंतजार करते रहते हैं। फिर जैसे ही राजू मछली पकड़कर नाव से गुजरात पहुंचने वाला होता है और नेटवर्क आते ही वह सत्या से फोन पर बात करने लगता है, तभी समुद्र के गुंडे आकर उनकी नाव से सारी मछलियां छीनने लगते हैं। इन गुंडों से सभी मछुआरे डरे रहते थे, लेकिन ठंडे, जो उन सभी का रक्षक और लीडर था, वह गुंडों को ऐसा करने से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन गुस्से में आकर गुंडे ठंडे को ही धक्का दे देते हैं। ये देखकर राजू अपना आपा खो बैठता है और उन सभी गुंडों से भिड़ जाता है। वह एक एक करके सभी गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। इसके बाद राजू सुरक्षित रूप से गुजरात पहुंचकर सत्या से बात करता है और उसे बताता है कि वह अगले दिन अपने गांव लौटने वाला है। ये सुनकर सत्या बहुत खुश हो जाती है और बड़ी बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जैसे ही राजू गांव पहुंचता है, वह सबसे पहले सत्या से मिलता है। फिर दोनों मिलकर लाइट हाउस पर बंधे मछुआरों के झंडे को खोल देते हैं। ये एक संकेत था जिससे पूरे गांव वालों को पता चल जाता था कि उनके लोग सुरक्षित लौट आए हैं। इसके बाद सत्या और राजू 3 महीनों को अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। इसी बीच राजू के पिता वीरप्पन की पुण्यतिथि भी आ जाती। वीरप्पन अपने समय के सबसे शक्तिशाली ठंडे माने जाते थे। राजू गुजरात में कमाए हुए धन को पूरे गांव में बांटता है, जिससे गांव के लोग ये कहने लगते हैं कि वह अपने पिता के ही पदचिह्नों पर चल रहा है और सदैव सबकी सहायता करता है। कुछ दिनों बाद राजू देखता है कि उनके ठंडे चाचा शराब के ठेके पर अधिक पीकर परेशान बैठे हैं। राजू उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है तो वे बताते हैं कि दूसरे गांव में एक ताकतवर आदमी ने सरकार से अनुमति लेकर खनन यानी माइनिंग का काम शुरू कर दिया है और वह गांव वालों से जबरन काम करवा रहा है और उन्हें उनके काम का सही दाम भी नहीं दे रहा। राजू को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह अपने चाचा के साथ खदान तक पहुंच जाता है। वहां जाकर राजू उस व्यक्ति को हरा देता है और जबरन चल रहे इस खनन के काम को बंद करवा देता है। ये खनन पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रहा था, जिसे देखकर राजू पहले से ही गुस्से में था। गांव लौटने के बाद राजू के चाचा सबके सामने घोषणा करते हैं कि आज से राजू गांव का नया ठंडे होगा, क्योंकि उसमें लीडर बनने के सभी गुण मौजूद हैं। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्या और राजू अपने दोस्त की बेटी के बर्थडे प्रोग्राम में जाते हैं। वहां एक लेडीज अपने पति से किसी बात पर गुस्सा हो जाती है। ये देखकर सत्या उसे समझाती है कि उसके पति 9 महीने में केवल 3 महीने ही उसके साथ रहते हैं, इसलिए उसे उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, न कि झगड़ना चाहिए। इस पर वह लेडीज सत्या से कहती है, जब तुम्हारी शादी राजू से होगी और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अकेलेपन का वास्तविक एहसास होगा। लेकिन सत्या इस बात को अनदेखा कर देती है और सोचती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं
और एक दिन राजू सत्या को सुलाकर बिना बताए लाइट हाउस पर झंडा बांधकर गुजरात के लिए रवाना हो जाता है। सुबह जब सत्या जागती है और लाइट हाउस पर झंडा देखती है तो उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे राजू से दोबारा मिलने के लिए 9 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। उधर गुजरात पहुंचकर राजू अपने ठंडे के दायित्व को संभाल लेता है और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसी बीच गांव में यह समाचार फैलता है कि सत्या के पड़ोसी की भाभी के भाई की समुद्र में तूफान आने के कारण मौत हो गई है। यह सुनकर सत्या डर जाती है और उसे लगने लगता है कि यह सब राजू के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वह भी समुद्र में मछली पकड़ने गया है। रात को जब सत्या सोने लगती है तो उसे राजू की मौत के भयानक विचार आने लगते हैं। घबरा कर वह अपने पिता के पास जाकर बैठ जाती है। उसके पिता उसकी चिंता की वजह पूछते हैं तो सत्या उनसे सवाल करती है, पिताजी, मैंने आपको बचपन से देखा है कि आप कभी भी समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते, ऐसा क्यों? तब उसके पिता उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि वे भी कभी ठंडल बनना चाहते थे और गुजरात जाकर मछली पकड़ते थे, लेकिन एक दिन जब वे गुजरात से गांव लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी यानी सत्या की मां का निधन हो चुका है। गांव वालों ने उन्हें यह दुखद समाचार देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन समुद्र में नेटवर्क न होने के कारण वे उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। इस प्रकार वे अपनी पत्नी को अंतिम बार देख भी नहीं पाए। उसी दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अब कभी भी समुद्र में नहीं जाएंगे। फिर सत्या का पिता उससे कहता है, मुझे तुम्हारे और राजू के प्यार पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह डर है कि कहीं वह हादसा तुम्हारे साथ भी न हो जाए। पिता की बातें सुनकर सत्या राजू को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है और वह यह निर्णय लेती है कि राजू के लौटने के बाद वह उसे कभी भी गुजरात वापस नहीं जाने देगी। अब समय बीतता है और 9 महीने पूरे होने को आते हैं। 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन राजू और उसके साथियों का कोई पता नहीं था। इस कारण सत्या घबराहट में राजू को फोन करके डांटने लगती है। तब राजू उसे विश्वास दिलाता है कि मैं कल ही गांव वापस आ रहा हूं। अगले दिन जब राजू गांव पहुंचता है तो सत्या उसे बताती है कि उसकी भाभी के भाई के साथ समुद्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, लेकिन राजू इस बात को अनसुना कर देता है और सत्या को बताता है कि इस बार उनके सेठ ने 9 महीने की मजदूरी नहीं दी है, जो शायद बाद में मिल जाएगी। हालांकि अब उसे एक नई नाव भी मिल गई है। सत्या को लगने लगा था कि अब राजू उसके मन की बात समझ लेगा और समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्या चुपचाप अपने 3 महीने उसके साथ बिताने लगती है, लेकिन भीतर से उदास रहती है। जब राजू उसकी उदासी का कारण पूछता है तो सत्या उससे वादा करने को कहती है कि तुम आज के बाद कभी भी समुद्र में नहीं जाना। राजू उसे समझाने का प्रयास करता है कि मैं अब ठंडेर बन चुका हूँ, मेरा जाना जरूरी है, वरना गांव में भूखमरी हो जाएगी। लेकिन सत्या उसे अपनी कसम देकर रोक लेती है और राजू को उसकी बात माननी पड़ती है। रात को राजू के दोस्त उसे फोन करके बताते हैं कि कल सुबह 8 बजे गुजरात जाने के लिए ट्रेन है। राजू भी कहता है कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। उधर सत्या बिना चिंता के राजू के पास सो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब राजू कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सोती है, राजू रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और गुजरात की ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगता है। अगली सुबह सत्या की आंख खुलते ही वह लाइट हाउस पर झंडा बंधा हुआ देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि राजू बिना बताए चला गया है। वह भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और राजू को रोकने का प्रयास करती है। ट्रेन में चढ़ते हुए राजू उसे समझाता है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तभी सत्या गुस्से में कहती है, तुम्हें एक चीज चुननी होगी, या तो मैं या तुम्हारा ठंडेर का कर्तव्य। जिससे राजू दर्द भरी निगाहों से सत्या को देखता है और फिर ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के बढ़ते ही वह जोर से चिल्लाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन सत्या पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि राजू ने अपने फर्ज को चुना था। उसका पिता उसे लेने स्टेशन आता है। ये वही सीन था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब कहानी वर्तमान समय में लौटती है, जहाँ सत्या उस लड़के से कहती है कि मैं शादी से पहले एक बार राजू से मिलकर उसे बताना चाहती हूँ कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती। दरअसल सत्या के मन में राजू के लिए बहुत गुस्सा है और वह उसे यह बताना चाहती है कि उसने उसे हमेशा के लिए भुला दिया है। लड़का उसकी बात समझता है और कहता है, ठीक है, हम शादी को थोड़े समय के लिए टाल देंगे। इसी बीच समुद्र में भयंकर तूफान आता है और राजू अपनी टोली के साथ पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाता है। वहां उन्हें पाकिस्तान की नेवी पकड़ लेती है और उन्हें आतंकवादी समझकर हिरासत में ले लिया जाता है। उधर गांव में एक डाकिया एक पत्र लेकर आता है, जिसे पढ़ने के बाद सत्या को पता चलता है कि राजू और गांव के अन्य मछुआरों को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया है। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम छा जाता है, क्योंकि वही लोग उनके जीवन का सहारा थे। अब सीन को पाकिस्तान की जेल में दिखाया जाता है, जहां जेलर राजू और उसके साथियों के कपड़े उतरवा कर उनकी पूरी तलाशी करवाता है और फिर उन्हें जेल में डाल देता है।
वहीं जेल में सबसे खतरनाक अपराधी इकबाल उनसे मिलने आता है। वो एक बच्चे को सामने बुलाकर दीवार पर लिखे भारत के नाम के ऊपर पेशाब करने लगता है। राजू ये देखकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इकबाल के जाने के बाद राजू एक बाल्टी में पानी भरता है और दीवार पर लिखे भारत के नाम को साफ करने लगता है। इसे देखकर इकबाल आगबूला हो जाता है और एक ब्लेड लेकर राजू पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी जेलर आकर राजू को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, ये पाकिस्तान है, भारत नहीं, अपनी हद में रहो। इसके बाद जेलर इकबाल को आदेश देता है कि ये भारतीय कैदी हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगले दिन जेलर राजू और उसके सभी साथियों को बुलाकर उनसे उनके ठंडलम यानी नेता के बारे में पूछता है, तो सभी लोग बताते हैं कि राजू ही उनका ठंडे है। दूसरी ओर सीन सत्या पर शिफ्ट होता है, जहां उसका मंगेतर सत्या के पिता से बात कर रहा होता है। वह कहता है, हमें शादी थोड़ी आगे बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि सत्या चाहती है कि वह एक बार राजू से मिलकर उसे सब कुछ बता सके और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। सत्या का पिता इस बात को समझता है और मान जाता है। इसके बाद सत्या और गांव वालों के बार बार कहने पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पीए गांव वालों की पूरी बात सुनते हैं और वे सभी लोगों को अपने अपने आधार कार्ड लेकर फोटो खिंचवाने को कहते हैं। गांव वाले ऐसा ही करते हैं और अपने अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखकर भेजते हैं। इन पत्रों को पहुंचने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। जब ये पत्र पाकिस्तान की जेल में पहुंचते हैं तो कैदी अपने परिवार वालों की चिट्ठियां और अखबार में लगी तस्वीरें देखकर बहुत खुश होते हैं। इन तस्वीरों को देखकर उनके मन में भारत लौटने की एक नई आस जाग जाती। उसी अखबार में सत्या की तस्वीर देखकर राजू उस टुकड़े को अपने पास रख लेता है। राजू के दोस्त उससे कहते हैं, सभी के परिवार वालों ने कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन तुम्हारी सत्या ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा। ये सुनकर राजू निराश हो जाता है, लेकिन कागज पर गिरे आंसू के निशान देखकर वह समझ जाता है कि सत्या उसका इंतजार कर रही है। रात में राजू देखता है कि उनके साथ आया बच्चा किट्टू उनके पास से गायब हो चुका है। वे उसे पूरी जेल में ढूंढते हैं और आखिरकार उसे एक कोने में बेहोश पाते हैं। वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। तभी राजू को समझ आ जाता है कि इकबाल ने किट्टू के साथ कुछ गलत किया है। उधर गांव में भुखमरी बढ़ती जाती है, क्योंकि कमाने वाले लोग पाकिस्तान की जेल में कैद थे। ये देखकर सत्या को बहुत दुख होता है। तभी उसे राजू की बताई हुई एक बात याद आती है, हमारी 9 महीने की मजदूरी सेठ ने रोक ली थी। सत्या अपने होने वाले पति के साथ गुजरात पहुंचती है और वहां राजू के सेठ से अपनी मजदूरी मांगती है। सेठ सत्या को डांटते हुए कहता है, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो मुझसे भीख मांगने इतनी दूर आ गई। मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा और उनकी मेहनत की सारी कमाई भी खा जाऊंगा। ये सुनकर सत्या सेठ के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में वहां के सभी लोग सत्या की मजबूरी समझकर उसका साथ देने लगते हैं और ये खबर अखबारों में भी छप जाती है। आखिरकार सेठ को झुकना पड़ता है और वह सत्या को मजदूरी की पूरी राशि दे देता है। सत्या गांव लौटकर सभी गांव वालों में पैसे बांट देती है। फिर गांव वाले उसे भी राजू की तरह ही ठंडेल कहने लगते हैं। दूसरी ओर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का पीए सुशीला स्वराज के पास जाकर पूरी स्थिति समझाता है। स्वराज जी पाकिस्तान से बातचीत करती है और इसके बाद निर्णय लिया जाता है कि राजू और उसके साथियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उनके परिवार वाले वापस आने वाले थे। राजू और उसके साथी पाकिस्तान की कोर्ट में पेश किए जाते हैं, जहां जज उन्हें छोड़ने का आदेश देता है। लेकिन तभी खबर आती है कि भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 773 हटा दिया है, जिससे पाकिस्तान में दंगे भड़क उठते हैं। इस कारण जज अपना निर्णय बदल देता है और उनकी रिहाई के आदेश को रद्द कर देता है। इसके बाद पुलिस उन सभी को वापस जेल ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में दंगे होने लगते हैं और वे सभी फंस जाते हैं। जान बचाने के लिए वे वहां से भागकर एक सुरक्षित स्थान पर छिप जाते हैं। इधर जेल का एक अधिकारी जेलर से आकर कहता है, राजू और बाकी लोग भाग गए हैं, या तो वे भारत भाग गए होंगे या इस दंगे में मारे गए होंगे, लेकिन एक बात तय है, इससे हमारी नौकरी चली जाएगी। तभी राजू अपने सभी साथियों के साथ स्वेच्छा से सेंट्रल जेल लौट आता है। ये देखकर जेलर हैरान रह जाता है और पूछता है, जब तुम्हें भागने का मौका मिला था तो तुम भागे क्यों नहीं? राजू गर्व से उत्तर देता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पीठ दिखाकर नहीं भागते। इसके बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाता है। उधर सत्या जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पीए को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि सुशीला स्वराज जी का निधन हो गया है। ये सुनकर सत्या पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। सत्या हिम्मत नहीं हारती और उसी मिनिस्टर से संपर्क करती है। वह मिनिस्टर उसे सुशीला स्वराज की बेटी से बात करने की सलाह देता है, क्योंकि अब
वही उनकी मदद कर सकती थी। इसके बाद सत्या अपने होने वाले पति के साथ दिल्ली पहुंचती है और सुशीला स्वराज की बेटी से मिलने उनके ऑफिस जाती है, लेकिन वहां उसे मिलने नहीं दिया जाता। इसलिए सत्या रात को एक मंदिर में जाकर रुक जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और 15 अगस्त का दिन आ जाता है। इधर पाकिस्तान की जेल में इकबाल फिर से भारत का अपमान करता है, लेकिन इस बार किट्टू हिम्मत दिखाते हुए अपने पास रखे भारतीय झंडे को पाकिस्तान जेल में लहरा देता है। ये देखकर इकबाल गुस्सा हो जाता है और किट्टू को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार राजू चुप नहीं रहता और वह इकबाल को बुरी तरह से पीट देता है। गुस्से में इकबाल भारतीय झंडे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन राजू झंडे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर झंडा जल गया तो पाकिस्तानी जेल में उनके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। तभी जेलर वहां आकर राजू को रोकता है और उसे बुरी तरह पीटकर दूसरी जेल में डाल देता है। इधर सत्या बार बार सुशीला स्वराज की बेटी के पास मदद मांगने जाती, लेकिन हर बार वह उसे अनदेखा कर देती है। तब सत्या की भाभी उससे कहती, तुम्हारी शादी में केवल 3 दिन बचे हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे। यह सुनकर सत्या के दिमाग में एक विचार आता है। वह शादी के कपड़े पहनकर सुशीला स्वराज की बेटी की कार के आगे आ जाती है। उसे इस प्रकार दुल्हन के जोड़े में देखकर इस बार वह कार रुकवा देती है और सत्या को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहां वह सत्या की पूरी बात सुनती है और उससे वादा करती है कि वह उसकी शादी से पहले सभी लोगों को भारत वापस लाने का प्रयास करेगी। ये सुनकर सत्या बहुत खुश हो जाती है। इसके 2 दिन बाद राजू और उसके सभी साथियों के पहचान पत्रों की जांच की जाती है और उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन तभी पता चलता है कि राजू के एक दोस्त का आधार कार्ड नहीं बना है, जिससे उसका नाम रिहाई की सूची में शामिल नहीं हो पाता। यह सुनकर वह दोस्त रोने लगता है और कहता है, मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि आधार कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए, लेकिन मैं ही मूर्ख था जो उनकी बात नहीं मानी। तब राजू पाकिस्तान की सेना से कहता है कि वह अपने साथी को साथ लिए बिना भारत नहीं जाएगा। हालांकि उसके अन्य साथी बार बार उसे समझाते हैं कि वह कम से कम एक बार सत्या से मिल ले, लेकिन राजू उनकी बात नहीं मानता। तब वे उसे सत्या की शादी का कार्ड दिखाते हैं, जो उन्हें बहुत पहले चिट्ठी के माध्यम से मिला था, लेकिन उन्होंने यह बात राजू से छुपा रखी थी। वे जानते थे कि अगर राजू को पहले ही पता चल जाता तो वह कभी पाकिस्तान जेल से बाहर आने का प्रयास ही नहीं करता। सत्या की शादी का कार्ड देखकर राजू पूरी तरह टूट जाता है और वापस पाकिस्तान बॉर्डर में घुस जाता है, ये कहकर कि वह अपने साथी को साथ लिए बिना भारत नहीं जाएगा। ये देख पाकिस्तान का जेलर राजू से कहता है, आज तुमने साबित कर दिया कि एक ठंडल क्या होता है, जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय दूतावास 12 बजे से पहले राजू के दोस्त का आधार कार्ड बनवाने के लिए तेजी से काम करता है और एक आधिकारिक पत्र पाकिस्तान भेजता है। जब वह पत्र जेलर के पास पहुंचता है तो वह अपने अधिकारी से कहता है, अब इन्हें छोड़ दो। इस पर अधिकारी जवाब देता है, सर 12 बज चुके हैं, अब हम इन्हें रिहा नहीं कर सकते। ये सुनकर सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी जेलर कहता है, रिहाई का समय 11:55 लिखवा दो, और इस तरह वह राजू और उसके दोस्त को भी रिहा कर देता है। अगले दिन जब सत्या दिल्ली से अपने गांव पहुंचती है तो वह देखती है कि लाइट हाउस से झंडा हटा दिया गया है। इसका मतलब था कि राजू गांव में लौट आया है। तब वह लड़का सत्या से कहता है, मैं समझ गया था कि तुमने उस दिन शादी का जोड़ा मेरे लिए नहीं बल्कि राजू के लिए पहना था, इसलिए मैंने उसकी फ्लाइट की टिकट शादी के शुभ मुहूर्त पर ही बुक करवा दी थी, ताकि वह तुम्हारे साथ शादी कर सके। यह सुनकर सत्या भागकर सीधे राजू के पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। इसी भावनात्मक और प्रेम के क्षण के साथ ये शानदार कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां कुछ मछुआरे पाकिस्तान में